एवरीवन। सैटरडे का दिन, वीकेंड का दिन, बाजार से छुट्टी का दिन, लेकिन घर में बैठ करके थोड़ा काम करने का भी दिन। शेयर बाजार वालों को वीकेंड पे ज़रूर काम करना चाहिए, तो हमने अपना काम शुरू कर दिया है। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जिस टॉपिक को एनालाइज करेंगे, वो टॉपिक ये है, क्या निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने वालों को निफ्टी की जगह सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या ये एक वाइज डिसीजन हो सकता है। इस टॉपिक को टच करेंगे, चेक करेंगे क्या न्यूज़ चल रही हैं और क्या इसका फ्यूचर आउटलुक हो सकता है। तो चलिए सारी बातों पे बात करते हैं। न्यूज़ क्या निकल करके आ रही है। देखिए, दो बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही हैं रिलायंस ग्रुप के लिए। एक तो रिलायंस रिटेल के लिए है। देखिए, इनकी जो रिटेल एंटिटी है रिलायंस रिटेल वेंचर, जो कि सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस ग्रुप की, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, इसमें 8,278 करोड़ का कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी QIA की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लगातार इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आता जा रहा है। इन्होंने 6,86,00,000 शेयर अलॉट किए हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात तो ये हो गई, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसमें आया है। और अंबानी साहब ने अपनी AGM में ये वाली बात बताई कि 2020 में जो इन्वेस्टमेंट आया था करीब 4,20,000 करोड़ का, उसका वैल्यूशन करीब करीब 3 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो ये तो रही शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अब इससे जुड़ी एक खबर और है कि लगातार ये नए नए ब्रांड्स को एक्वायर करते जा रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक्वायर किया था मेट्रो ब्रांड को। तो मेट्रो ब्रांड को एक्वायर करने के बाद में अब इन्होंने ये ओपन कर दिया है, जो कि मेट्रो ब्रांड जो जर्मन का एक ब्रांड है, वो कैश एंड कैरी, मेट्रो कैश एंड कैरी के नाम से जो था, उसको इन्होंने एक्वायर किया था। और उसके जो कि B2B सेगमेंट में काम करता था, कंज्यूमर के लिए ओपन नहीं था। अब FDI नॉर्म्स मेट्रो के लिए अलग थे और रिलायंस के लिए अलग हैं, क्योंकि रिलायंस इंडियन कंपनी है, में FDI का कोई चक्कर नहीं है। रिलायंस ने उसको एक्वायर कर लिया। तो अब ये मेट्रो ब्रांड रिलायंस ओपन कर रहा है सभी के लिए। सभी के लिए ओपन हो रहा है, मतलब कि रिटेल सेगमेंट के लिए भी ओपन हो रहा है। आप खुद एज ए रिटेलर मेट्रो से जा करके आप अपना शॉपिंग कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रिटेल मार्केट में बहुत एग्रेसिवली ये लोग काम कर रहे हैं। स्टोर्स इनके डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, ब्रांड्स को एक्वायर करते जा रहे हैं। तो उस वजह से फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा नज़र आ रहा है इसका। और मतलब कंपटीशन जो भी है, सारे सारे कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। वैल्यूशन की बात अभी बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं दूसरी न्यूज़ क्या है। अब देखिए, डिजिटल वर्ल्ड में अब इन्होंने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप किया। एनवीडिया जो बहुत बड़ा ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर है US का। रिलायंस एनवीडिया पार्टनर्स टू एडवांस इंटेलिजेंस इन इंडिया। अब ये सुपर कंप्यूटर बनाने की बात हो रही है। सुपर कंप्यूटर की बनाने की बात हो रही है, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट हर इंडियन तक पहुंचाने की बात हो रही है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि द पार्टनरशिप इज बीइंग डन टू बूस्ट इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर chip ambitions. Apart from this, partnership will help develop the indigenous foundation large language model trained on the nation diverse language and tailored for generative AI applications. तो इसके अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी बेनिफिट्स हैं, एक तो उन्होंने मल्टी लैंग्वेज मॉडल की बात करी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी बेनिफिट्स हैं, जो कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री होने की वजह से शायद थोड़े से कम मिल पा रहे हैं, हर आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा काम करने की चाह से इस पार्टनरशिप को किया गया है। अब जो हमारा बेसिक सवाल था, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस न्यूज़, ये तो न्यूज़ थी, मैंने पढ़ दी, लेकिन ये न्यूज़ पढ़ के ये जरूर समझ में आ रहा है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ इस कंपनी में ट्रिमेंडस हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है जिसमें रिलायंस पार्टिसिपेट
कर चुका है इंडिया को आगे ले जाने के लिए। सिर्फ इतनी बात मेरे को समझ में आती है, टेक्निकली मेरे को कुछ समझ में इसमें से नहीं आता है क्योंकि मेरा फील्ड वो नहीं है। अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे इसकी वैल्यूशन की, कि ये वैल्यूशन कैसी हो सकती है। देखिए, पहले भी हमने एक बार वीडियो अपना डाला था इसकी वैल्यूशन के ऊपर, लेकिन इसी को अब दोबारा से इसके ऊपर आज थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। करंट सिनेरियो की बात करते हैं कि निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या रिलायंस में इन्वेस्ट करना। देखिए, रिलायंस करीब करीब सारे कारोबार में, ऑयल टू केमिकल में हो गया, एनर्जी में हो गया, रिटेल में हो गया, डिजिटल सर्विसेज में हो गया, फाइनेंशियल्स में हो गया। फाइनेंशियल आर्म हालांकि अब अलग हो गई है, वो अलग काम करेगी। वो कंपनी डीमर्ज होकर के, आपको पता ही है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वो अलग अपना काम करेगी। इसके अलावा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, उसके अंदर काफ़ी बड़ा ये काम करने वाले हैं। तो छोड़ा क्या इन्होंने, सभी कुछ तो कवर कर लिया। तो जब सारे बिजनेस कवर कर लिए हैं तो अपने आप में एक ये छोटा निफ्टी तो है ही है। तो अब इसमें अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके की बन सकती है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने क्या किया है, हमने रिलायंस की जो लास्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट थी उसको यहाँ पे लगाया है, और उसको लगाने के बाद उसमें से सेगमेंट वाइज जो इनका एबिटा था उसको ब्रेक कर लिया है, और ईपीएस को भी ब्रेक किया। 28.52 रुपये का जो ईपीएस इन्होंने निकाला था वो कौन कौन से सेगमेंट से निकाला था, इसको ब्रेक किया है। तो 18.52 रुपये में से 13.96 रुपये O2C का था, 3.08 रुपये ऑयल टू गैस का था, 3.67 रुपये रिटेल का था, 7.62 रुपये डिजिटल सर्विसेज का था, और फाइनेंशियल सर्विसेज का 10 पैसे था। इसको अब ये तो डीमर्ज हो गई, अलग हो गई है। अदर्स में 9 पैसे का था। अब आप देखिए, अपॉर्चुनिटी देखिए। अब हमने फ्यूचर पी अगर माना कि भाई ऑयल टू केमिकल और ऑयल टू गैस में 6 का ही रहेगा, 6 का पी रहेगा, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर ये ऑयल डिपेंडेंट, ऑयल मतलब ये सब रिलेटेड क्रूड से रिलेटेड होता है, तो क्रूड से रिलेटेड चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं। तो हमने ओएनजीसी वाला पी उसको दे दिया कि जो ओएनजीसी को मिलता है चलो वही मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा इसमें मिलने की संभावना कम ही है। ज़्यादा मिल जाए तो बोनस है। अब दूसरे सेगमेंट में रिटेल में आज इनको अगर इसका एनुलाइज अगर देखें, 3.67 रुपये को एनुलाइज करके देखें तो 14 रुपये आता है। भाई, इस रिटेल के अंदर आप किसको, सुपरमार्ट को, एवेन्यू सुपरमार्ट को, डी मार्ट को आप दे रहे हो 100 रुपये, 105 रुपये का पी दे रहे हो, तो इसको क्यों नहीं दे सकते? इसको भी दिया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी है। जब इतनी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है तो आने वाले टाइम में इसको कुछ भी आप पी दे दोगे तो सब जस्टिफाई हो जाएगा। डिजिटल सर्विसेज में आज भारतीय एयरटेल का पी जो है उसको 60 का मिल रहा है, इसको 30 का, इसको एनालाइज करके देखें तो 30 का। तो अगर इतना एग्रेसिवली ये काम करने जा रहे हैं तो 60 का पी भी अगर आप इनको दे दोगे तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अच्छा, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर जो ये काम कर रहे हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसका आउटकम जल्दी ही आने वाला है, उसका तो वैल्यू बीच में लगाया ही नहीं है। उसको भी लगा लोगे तो 3700 रुपये इसके अंदर हमारी वैल्यूशन निकल करके आ रही है। 3700 रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अगर देखा जाए, जो इसके पीयर्स को वैल्यूशन मिल रही है उस वैल्यूशन की बात करें तो 3700 रुपये तक जाने में कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए करंट सिनेरियो में। अब आप बोलोगे कि वैल्यू मिल क्यों नहीं रही है, मार्केट इसको वैल्यूशन दे क्यों नहीं रहा है? भाई, वैल्यूशन दे रहा है, धीरे धीरे दे रहा है। एलएनटी को भी नहीं दे रहा था। एलएनटी कहाँ 1500-1600 रुपये में धक्के खाता रहता था। टाइम आया तो आज एलएनटी के बिजनेस में जो ग्रोथ हुई है सो हुई है, लेकिन इतनी भी ग्रोथ नहीं हुई जितना उसका प्राइस में ग्रोथ हो गई। आज 3000 के आसपास पहुंचने को तैयार है एलएनटी। तो जब ये भी चलना शुरू होगा ना तो नॉन स्टॉप चल सकता है, और उसको जब चलेगा तो फिर कहीं से कोई आवाज़ नहीं आएगी कि क्यों चल रहा है। बड़ी कंपनी है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा कर रहे हैं, एक्सपेंशन लगातार, एक्विजिशन लगातार हो रहा है इनकी इस कंपनी में, तो वैल्यूशन मिलना तो कोई कहीं भी कोई कंसर्न वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। तो निफ्टी वर्सेस ये अभी 2400 2450 रुपये के आसपास चल रहा है, तो एक साल में 50% देने की, इस कैलकुलेशन के हिसाब से, देगा नहीं देगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 50% की भी ग्रोथ आ जाए इसके अंदर, अगर 50% की ग्रोथ भी आ जाए, यानी कि 2400 रुपये वाला 3600 रुपये हो जाए, तो बहुत बड़ी सरप्राइज वाला बात नहीं होगा। उस प्राइस को जस्टिफाई करने के 365 तरीके निकाल लेंगे एनालिस्ट लोग, ब्रोकर लोग,
और उसको जस्टिफाई आराम से कर दिया जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी तो मेरे को यहाँ दिखती है रादर देन निफ्टी। निफ्टी के अंदर आप एक साल में कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो? 10% हो जाएगा भाई। 20,000 के आसपास मान लो अभी है, तो 22,000 का हो जाएगा। हो सकता है 22 भी ना हो, यहीं रह जाए। लेकिन संभावना इस बात की बहुत ज़्यादा हो सकती है कि ये अकेला ही बाजार को संभाल ले। देखो, बैंकिंग से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको अब मिलेगा नहीं, क्योंकि बैंकिंग में टॉपिंग आउट के सिग्नल्स आ रहे हैं, मार्जिन के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया है। और एनपीए का साइकिल भी ऑलमोस्ट पीक आउट होता है, जो कि अब जो नए लोन दिए हैं एनपीए एक बार क्लीन हो गए, अब जो नए लोन्स चल रहे हैं उनके ऊपर थोड़े थोड़े तो एनपीए बनेंगे ना, तो वो भी वहाँ पे कंसर्न है। तो बैंक हो सकता है आउट परफॉर्म ना करे। एलएनटी आपका आउट परफॉर्म कर चुका है। और फाइनेंशियल्स के बिना अब बची टेक्नोलॉजी कंपनी, आईटी कंपनी भी अब चलनी शुरू हो गई हैं, तो हो सकता है निफ्टी में थोड़ा सपोर्ट वो दें। और बाकी का सपोर्ट देने का काम ये अकेला कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आपके लिए किसी भी तरीके की कोई एडवाइस रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी एक अपनी थॉट थी जो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। तो कोई आदमी अगर निफ्टी का फ्यूचर लेने की बात सोचता है तो रिलायंस ही लेकर के बैठ जाए। फ्यूचर लोगे तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। देखिए, ये ऐसे स्टॉक्स नहीं है कि साल में 50% का हर साल रिटर्न देते रहें। अभी किसी एक साल में दे सकते हैं, लेकिन हर साल नहीं दे सकते। तो आप फ्यूचर में काम करोगे तो हर साल आपको हर महीने आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, रोल ओवर करने की कॉस्ट होती है। उन सारी चीज़ों के पता चला जी, अब एक महीने तक हिला ही नहीं तो आपको वो प्रीमियम का नुकसान हो गया। तो फ्यूचर में ना करके कैश में डिलीवरी लेकर के आराम से बैठे रहें। पैसा सेफ है आपका, बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई रिकमेंडेशन किसी के लिए नहीं है, कोई सजेशन किसी के लिए नहीं है, मेरा व्यू था आपके सामने मैंने रखा। थैंक यू।